करना चाहेंगे अविनाश गोरक्षकर जी का। और बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अंशुल जी मुस्कुराते हुए आए हैं, बहुत शानदार। अविनाश सर की टाई बहुत अच्छी लग रही है। अविनाश सर बहुत बहुत स्वागत सर। पहले तो क्षमा चाहेंगे, पिछले सोमवार को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था उसके लिए। लेकिन सर अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है, अभी की जो मौजूदा परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, बयानबाजी काफ़ी हो रही है, क्रूड अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक राहत की सांस जैसी दिखाई दे रही है। आपका व्यू अभी मार्केट को लेकर के क्या है सर? अभी पेन बाकी है, जो लो बन चुका है, बॉटम बन चुका है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में अभी? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे आपको एक ही बात बोलनी है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा अनसर्टन टेरिटरी में है। क्योंकि देखिए, कल बाजार बहुत डे बिफोर यस्टरडे बाजार बहुत तेजी से भागा था, उसके बाद कल थोड़ी बिकवाली आई। तो देखिए, अभी दोनों साइड से न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि ज्यादा बमबारी ईरान ने की है, क्या ज्यादा बमबारी यूएस ने की है। देखिए, ये मामला थोड़ा-सा और आगे चलेगा, क्योंकि अंदाज़ा है कि कम से कम मार्च का महीना तो हम निकल पाएँगे, और मार्च के महीने के बाद अगर होपफुली कोई राहत आती है, तो ही मार्केट्स इसको पॉज़िटिवली लेंगे। अभी क्रूड का वोलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि कितना डैमेज एक्चुअली हो चुका है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि ये जो वॉर है, इससे डेफ़िनेटली लग तो रहा है कि ऑयल कंपनीज़ या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कहिए, या जो ऑयल डिपेंडेंट वाली कंपनियाँ हैं, इनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत होगी, क्योंकि कतार ने एलएनजी की सप्लाईज़ पूरी तरह से काटी है। मैसरत जो शिपिंग लॉजिस्टिक प्लेयर है, उन्होंने कहा है कि अभी वो नया कोई कॉन्ट्रैक्ट लेंगे नहीं। तो इसका असर डेफ़िनेटली इंडिया की काफ़ी कंपनीज़ पे आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जब खराब होता है, तभी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होता है। और जैसे सेक्टर जैसे फर्टिलाइज़र की बात करें, केमिकल की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी। ऑटो में अभी भी टायर कंपनियाँ, कार्बन ब्लैक कंपनीज़, पेंट कंपनीज़, लुब्रिकेंट कंपनीज़, इस पे मुझे लगता है कि शायद थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से अभी मामला थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। तो कहना मुश्किल है कि कितना और ऊपर-नीचे निपटी जाएगा, बट एक बात तो क्लियर है कि मार्केट्स आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए वोलेटाइल ही रहेंगी। चलिए सर, अभी जो जिस तरह की कमेंट्री हो रही है दोनों तरफ से अविनाश सर, मतलब कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपकी बहुत लोगों से बाहर भी लोगों से बातचीत हो रही होगी, इसका इसका हल कैसे निकलेगा? क्या मतलब मतलब ये वॉर बंद कैसे होगी? क्या ईरान पार्टीशन होगा, उसके बाद बंद होगी? उद्देश्य क्या आपको लग रहा है? क्या तेल पे कब्जा करना है? कहाँ पे जाकर के आपको लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी 1956-57 के बाद शायद सबसे बड़ा डिसरप्शन ऑयल को लेकर के देखने को मिला, 20% की सप्लाई बाधित हुई है। यहाँ से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से देखो विपुल, अभी दोनों साइड्स में कोई समझौते की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम तो वॉर जीत चुके हैं, और वो बहुत जल्दी ईरान के रिजीम को बदल देंगे, कोई नया रूलर लेके आएंगे। उसके अगेंस्ट ईरान ने कहा कि हम तो बातचीत के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार है। तो कहने का मतलब है कि दोनों साइड्स में स्टबर्ननेस है, दोनों साइड्स में अभी भी जज्बा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज दूसरे कंट्री को करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, अभी इस माहौल में मुझे नहीं लगता है कोई सीज़ फायर की बात होगी, तो वही एक चिंता है बाज़ार को, क्योंकि जितना-जितना ये ज़्यादा वॉर आगे बढ़ेगा, अभी तो 11 दिन हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि कोई भी तरह से सीज़ फायर का सिग्नल मिला नहीं। तो समझौता तो तब होगा जब कोई एक बाजू में बहुत भारी नुकसान होगा, उनके पास वेपन्स नहीं होंगे, उनके पास लड़ाई करने की ताकत नहीं होगी। अभी तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, इसमें हमने देखा है कि ईरान के पास कम से कम 3000 मिसाइल्स है, जो वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और अभी तो उन्होंने मुश्किल से बहुत कम उसका यूसेज किया है। तो गोला बारूद और बमबारी तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों तक चलेगी। और मुझे आपको बोलना है कि देखिए, ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए, कोई जल्दबाज़ी ना करे, क्योंकि मौके आपको मिलेंगे। जिस दिन ये मार्केट एकदम ज़ोर से चला था, वो इसलिए चला था कि ट्रम्प साहब ने कहा कि वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट देखिए, अगले दिन मार्केट वापस गिरा है, तो उसका मतलब ये न्यूज़ फ्लो वाला मार्केट है, और उसलिए आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। तो कोई जल्दबाजी ना करे, मौके आपको आगे मिलेंगे। पहली टिप्पणी जो है वो सर जरा केआरएन हीट एक्सचेंजेस को लेकर के अविनाश सर आप बताइए जरा, अगर आप इसको ट्रैक करते हो। हमारे एक दर्शक हैं प्रगति जी, और उन्होंने 980 पे ले रखा है सर, और वो आपकी राय जानना चाह रही हैं केआरएन को लेकर के। अभी इसको लेकर के क्या व्यू है सर? हालांकि आज 945 के आसपास है, इनको 30-35 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, लेकिन फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं सर आप इस शेयर को? एक महीने में देखिए, मेरे ख्याल 31% से जी।
मेरे ख्याल से केआरएन हीट एक्सचेंजर्स जैसा प्रोडक्ट बनाता है जो ज्यादातर एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जाता है। अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, सारे एसी कंपनीज अभी इस बार बहुत बढ़िया सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अप्रैल टू जून का जो नंबर आएगा मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली केआरएन हीट एक्सचेंजर्स को भी आना चाहिए, क्योंकि काफी डोमिनेंट प्लेयर है बेसिकली एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, क्योंकि काफी क्रिटिकल पार्ट होता है हीट एक्सचेंजर। और ऐसे बड़े एयर कंडीशनिंग कंपनीज के साथ इनका काफी बड़ा बिजनेस अरेंजमेंट ऑलरेडी है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि नजरिया अगर आपका करीबन 6-8 महीना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए। अभी 25-30 रुपया माइनस है, लेकिन फिर भी कंपनी काफी अच्छी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट तीसरी तिमाही इनके लिए बहुत बढ़िया था और चौथी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन जो बड़ा बम्पर क्वार्टर आएगा वो शायद अप्रैल टू जून का आना चाहिए। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी और मजबूत तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करिए, मेरे ख्याल से 6-8 महीने में बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, ये बात केआरएन हीट एक्सचेंजर को लेकर के आती हुई 2200 से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। फर्टिलाइज़र हुआ, बाकी जो ओएमसीज हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या दूरी बनानी चाहिए? जैसे एशियन पेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे क्रूड का काफ़ी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फर्टिलाइजर से शुरू करते हैं सर। नहीं, देखिए पहली बात तो फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एलएनजी है, क्योंकि एलएनजी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में लगता है। जी। और एलएनजी का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर जो कटार है, उन्होंने अभी प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उन्होंने सारी कंपनीज को कहा है कि अभी वो प्रोडक्शन वॉल्यूम दे नहीं सकते। तो ये देखिए मामला अभी थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि कितना समय तक ये प्रोडक्शन बंद रहेगा हमको पता नहीं। बट क्लियरली मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि शायद बहुत जल्दी सारा कुछ ये वॉर का मामला सुलझ जाएगा और उसके बाद एलएनजी सप्लाई शुरू हो जाएगा। रही बात दूसरे सेक्टर्स की, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जो सेक्टर्स इंपैक्ट हो जाएंगे, जैसे गैस वाली कंपनियां हैं। महानगर गैस ने तो कहा है कि उनके पास पूरी तरह से 100% कैप्टिव फैसिलिटी है। लेकिन आप इंद्रप्रस्थ गैस की बात देखिए या गुजरात गैस की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी उनके कस्टमर्स को बोला है कि उनका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो उनको आगे जमेगा नहीं, प्रोडक्शन कम करने की उनकी अभी स्ट्रेटेजी है। तो मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि उम्मीद तो हम लगा ही सकते हैं कि वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट अगर मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल मई में ये वॉर चली जाती है तो मामला बिगड़ सकता है। उसके बाद अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर आएगा विपुल, ये बहुत खराब आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जनवरी टू मार्च जो चौथी तिमाही है उसमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन सारी कंपनीज के पास काफी इन्वेंट्री रहेगी। तो ये मामला इजिली सॉल्व हो जाएगा। बट अप्रैल टू जून में अगर ये मामला सुलझता नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेगी, और प्रोडक्शन अगर हिट होता है तो ऑब्वियसली आपको इन कंपनीज के परफॉर्मेंस थोड़े से डिले देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आप कंफर्टेबल होंगे इस तेजी के बाद खरीदारी करने के लिए? हाँ, इनफैक्ट अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली खरीदने का मौका है। मैं समझूंगा कि देखिए ऐसे मार्केट में आप एसआईपी अप्रोच यूज करिए, 25-30% पैसा लगाइए और थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद और थोड़ा पैसा लगाइए, ताकि आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी और क्लियरली आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। बट डेफिनेटली अगले 6-12 महीने का व्यू पॉजिटिव है। गुजरात गैस पावर में भी आप खरीदारी यहाँ पर गुजरात गैस पावर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। आपका गैस पे कोई पसंदीदा शेयर? गैस में देखिए मुझे लगता है कि महानगर गैस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अभी सीएनजी के सेल्स बढ़े हैं। ये ऑटो सेक्टर के लिए भी काफी बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो महानगर गैस मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे एक सेफ बेट लग सकता है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि इनके लिए एलएनजी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरा कैप्टिव बेस ऑलरेडी डोमेस्टिकली है। तो इनके लिए रॉ मटेरियल को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो महानगर गैस मुझे लगता है करंट लेवल पे कोई अगर खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए बातचीत सुन लेते हैं, और क्योंकि सर को थैंक्स भी करना है। सर अविनाश सर, आपका व्यू क्या होगा सर चंबल फर्टिलाइजर को लेकर के? नहीं, चंबल फर्टिलाइजर में मुझे लगता है कि देखिए लंबी अवधि के लिए अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बारिश अच्छी हो चुकी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे कंपनी से काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल पीरियड हो अगर एलएनजी का थोड़ा इम्पैक्ट इनके नंबर्स पे आता है। बट चंबल फर्टिलाइजर्स के अलावा हमको कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स भी काफी पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को निवेश करना है तो 50-50 चंबल और कोरोमंडल में पैसा लगाइए, और मुझे लगता है कि एग्री स्पेस में काफी ग्रोथ आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगी। दोनों कंपनीज काफी वेल मैनेज्ड है और अच्छे बिजनेस मॉडल चलाती है, काफी बड़ी कंपनी है।
तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दोनों में निवेश करके आपको अच्छा पैसा बच सकता है। चलिए, क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपका अविनाश सर? नहीं, इनफैक्ट विपुल, जो भी शेयर्स हमने आपके आज चैनल पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी वही शेयर हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए।